जी नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कौर प्रूविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों का पार्ट 2 जो कि संविधान की महत्वपूर्ण अनुच्छेद, मैं आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल्स जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके लूसेंट में, सभी आर्टिकल्स को बारी बारी से वर्णन कर रहा हूँ। इसमें जो कि हमारा पार्ट 2 है, इसको आप देखें और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं आर्टिकल से, वो मैं आपके समक्ष क्वेश्चन सभी को रखा है। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। आने वाले एग्ज़ाम या जो चल रहे हैं एग्ज़ाम, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसमें सबसे पहले आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 आपको ट्रिक के साथ हम याद कराएंगे। 108 को, अनुच्छेद 108, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो 108 आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है कि संयुक्त अधिवेशन, ये पूछा जाएगा आपको। तो इसे आप ध्यान रखें, संयुक्त जो अधिवेशन है उसका प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 108 में। देखो भाई, इसकी सीधी सी ट्रिक समझ लें आप, आपको याद रखने के लिए जस्ट मैं बना ही रहा हूँ कि जैसे इसमें लिखा है किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, मतलब गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, कोई भी दो सदन है उनमें गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, उसमें संयुक्त अधिवेशन का एक प्रावधान दिया गया है। तो हम उसे याद रखने के लिए एक पॉइंट है, जैसे आप कभी भी मंदिर में गए होंगे, इस्कॉन टेम्पल में गए होंगे, वृंदावन, तो क्या है जो विदेशी लोग हैं यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन आपको देखा होगा, बहुत सारे 8 से 10 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं और संयुक्त अधिवेशन गोल गोल करके क्या है वो घूमते हैं गोल गोल किसी भी गाने पर। तो उनका वो संयुक्त अधिवेशन उस तरीके से याद रख सकते हैं कि संयुक्त मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, वो इकट्ठे होकर क्या करते हैं, वो गोल गोल घूमते संयुक्त अधिवेशन करते हैं। तो 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। तो ध्यान कर सकते हैं आप कि 108 में क्या है? इकट्ठा होकर संयुक्त अधिवेशन करते हैं, सभी व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या करते हैं? वो संयुक्त अधिवेशन करते हैं। क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। इसके बाद में अनुच्छेद 110, आपको ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिक बार देखने को मिलता है, इसलिए आपके समक्ष है। आर्टिकल 110 धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन आपके पास समक्ष रखा जाएगा, निम्न में से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है? तो आर्टिकल 110, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आपके समक्ष है। तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। हम इससे पूछें धन विधेयक क्या है? हमारा देखो, हमारी ट्रिक है इसमें, धन विधेयक जो हमारा धन है 110 रुपये, क्या है? 100 रुपये, 110 रुपये धन विधेयक है। 110 रुपये में क्या है? धन विधेयक, धन विधेयक। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है 110 क्या है? धन विधेयक। 110 क्या है? धन विधेयक। 2 से 4 बार रिपीट करें, 110 क्या है? धन विधेयक। आप ध्यान रखें, जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में है। तो 100, जैसे आप पे 110 रुपये हैं, क्या है? आप पे 110 रुपये हैं, तो आप तो क्या क्या सोचेंगे आप? जैसे आपकी जेब में 110 रुपये पड़े, माने कि यार हमारे पास 110 रुपये हैं, यानी आर्टिकल इसका मतलब है 110 रुपये यदि जेब में है तो इसका अर्थ क्या है? हम धन विधेयक को परिभाषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 110 रुपये हमारी जेब में है तो हम धन विधेयक को परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका आपके लिए ट्रिक बनाया है मैंने, तो आपकी सहजता से याद करने के लिए ट्रिक बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसको आपको तुरंत एग्जाम टाइम पे हिट करे। तो 110 रुपये यदि हमारी जेब में, तो हम क्या समझेंगे कि भाई हम धन विधेयक पारित कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? धन विधेयक पारित कर सकते हैं यदि हम पे 110 रुपये हैं तो आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद में 112, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है। 112, अब मैं कहूँगी भाई देखो, बजट पेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बजट। 112 में क्या है? बजट। 112 में क्या है? बजट। 112 में क्या है? बजट। बार बार रिपीट करें इसे। 112 में बजट है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है। हमें केवल इतना याद करना है, संसद के समक्ष बजट। क्वेश्चन में है बजट पेश कौन से आर्टिकल में किया जाता है?
तो बजट पेश 112 में किया जाता है। तो बजट पेश किया जाता है 112 में। अब याद कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगा। याद इस तरीके देखो, हमारा जो घर का बजट है, हमारा घर का बजट है वो कितना है। मैं कहूँ कि जो कोई जो फैमिली होती है, कोई मैं छोटी फैमिली की बात करूँ या कोई भी फैमिली हो, तो उसका जो बजट है वो 112 रुपये है। उसका बजट क्या है, 112 रुपये। किसी का भी या बच्चों का बजट समझो, या घर फैमिली का जो किचन वगैरह का बजट होता है वो 112 है। तो अनुच्छेद 112 उसमें क्या है, बजट पेश किया जाता है। तो किसी भी फैमिली का बजट, किसी मान लो कोई बिग फैमिली है, उसका बजट कितना है, 112 रुपये। तो बजट समझो, घर का जो बजट होता है, घर का बजट कितना है उसका, 112 रुपये। तो बजट से यहाँ से संबंधित है। तो 112 क्या है, आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा, हिट करेगा। 112 बजट, 112 क्या था, बजट था। किसी व्यक्ति के घर का बजट कितना था, मात्र 112 रुपये। किसी व्यक्ति के घर का बजट कितना था, मात्र 112 रुपये। आपको तुरंत हिट करेगा 112 रुपये, अरे यार उस व्यक्ति के घर का बजट इतना कम था, 112 रुपये। तो 112 क्या था, उसके घर का बजट था। तो आप इससे याद ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 123 मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को समझें कि एक ध्यान दें क्वेश्चन को, 123 यानी 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 यानी 1, 2, 3 यानी 123 बन रहा है। 1, 2, 3 से इसमें राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यानी राष्ट्रपति यदि चाहे, राष्ट्रपति 1, 2, 3 1, 2 से 3 सेकंड में 1, 2, 3 ये कहते ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 1, 2 या 3 सेकंड में ही, 1, 2 या 3 सेकंड में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो 1, 2, 3 ऐसे याद कर सकते हैं। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। 123 जैसे आपको याद करने में सहज महसूस हो ऐसे याद कर सकते हैं। हालांकि मैं तो यही बताऊंगा कि आप ट्रिक से याद करें ऐसे कि 1, 2, 3 1, 2, 3 में क्या है, 1, 2, 3 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करने का अधिकार। 1, 2, 3 में क्या है, 1, 2, 3 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 124 मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है, अगर मैं इसे याद करूं किसी भी ट्रिक से तो इसमें 124 है ना। अगर मैं इसे याद करूं 124 है, तो 24 को मैं इसे हटाकर 24 को देखूं, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है हमारे लिए 24 घंटे ओपन है। भाई हमारे लिए क्या है, ये 24 घंटे जो समाज की सेवा करने के लिए तत्पर है। तो 24 यानी 124, 24 मतलब 124। तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे लिए या समाज के लिए या जनता के लिए क्या है, 24 घंटे सेवा करना, या 24 घंटे का जो उनका वो अपना आदेश देते हैं या कुछ भी हो, तो उनका का सर्वोच्च न्यायालय का इसमें गठन हो जाएगा। तो इसमें इससे याद करें 24 घंटे ओपन रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। तो इस तरीका बता रहा हूँ मैं याद करने, जस्ट मतलब आपको याद रखे उसके तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है कि बुक्स में रखा हुए, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो करें, ना तो कोई बात नहीं है। तो बस ये करें, 24 घंटे सर्वोच्च न्यायालय तुम्हारे लिए ओपन है। तो आप कभी भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं। 24 घंटे आपके लिए सर्वोच्च न्यायालय ओपन है। उसके बाद में आर्टिकल 129, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 29 ये कहता है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रखें आप इसे। तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो अनुच्छेद 129 ये कहता है कि अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 कहता है, आप इसे ध्यान रखें। क्वेश्चंस में ये काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है ये क्वेश्चन। आर्टिकल 148 देखो, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब एक बात बताओ, 148 है, आर्टिकल 148 है, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगर मैं ऐसे याद करूँ महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, तो इसे तरीका से अब मैं ट्रिक से याद करूँ, देखो 100 नियंत्रक महालेखा, लेखा जोखा कौन रखता है,
महालिका परीक्षक अपनी स्टेट का हो या ऑल ओवर इंडिया का महालिका परीक्षक होता है, उसकी नियुक्ति करते हैं। तो क्या है कि जो महालिका परीक्षक है उस पर मान लो किसी पे 150 रुपये थे, उस पर 148 से 2 रुपये कम हो गए, तो उनकी लेखा जोखा हम भाई 2 रुपये कम पड़ रहे थे। माने कि इस महालिका परीक्षक की नियुक्ति करो भाई, इसका हिसाब किताब सही करने के लिए महालिका परीक्षक की नियुक्ति करो। उसमें 150 रुपये दिए थे हमने, उसे 148 रुपये बचे, 2 रुपये कहाँ गए, उनकी महालिका परीक्षक की नियुक्ति की गई राष्ट्रपति द्वारा। तो ये तरीका है 148 यानी 150 थे, 148 में 150 में 2 कम कर दो यानी 148 रुपये रह गए, तो नियुक्ति कर दी किसकी, महालिका परीक्षक की नियुक्ति कर दी। आप इसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। 148 में महालिका परीक्षक की नियुक्ति, 148 में क्या था, महालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उसके बाद में अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री रहेगा। आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद में है आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषद की रचना उनकी समाप्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि निम्न में से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो विधान परिषद की रचना भी कर सकता है या उनकी समाप्ति है, उसका रचना या समाप्ति का वर्णन दिया गया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 169 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषद की रचना या उनकी समाप्ति। देखो विधान परिषद हमारे सभी राज्यों में नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में हो विधान परिषद तो लेकिन उनका जो अनुच्छेद किस अनुच्छेद या आर्टिकल में वर्णन है, तो 169 में, आर्टिकल 169 में विधान परिषद का रचना भी कर सकते हैं और उसे समाप्ति भी कर सकते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल 9 से 10 आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके समक्ष रखे। मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। यदि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं अच्छे लगें, उसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।